सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, चैनल के साथ जुड़ करके सारी वीडियो और क्लासेस आपको जीएस में मिलती रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का हमारा टॉपिक संविधान का है और संविधान में पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, है ना, जो कि यूपी ट्रिपल एस सीपेट में और पेट के अलावा किसी भी एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, एक दिवसीय परीक्षा सभी में पूछी जाती है। ये आपको पता भी होना चाहिए जो हमारा भारत का संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, जो दुनिया के अलग अलग देशों का संविधान है उसको पढ़ा गया, उसका अध्ययन किया गया, है ना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया, उसका अध्ययन कर गया, उसमें से चीजें ली गई। तो किन किन विशेषताओं पर हमारा वर्तमान संविधान काम करता है तो आपको पता होना चाहिए। संघीय विशेषता पढ़ेंगे हम, संघ की विशेषताओं को पढ़ेंगे और एकात्मक शक्तियों को भी पढ़ेंगे, है ना। एकात्मक का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश की कुछ शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के अंडर में ही आती हैं, उनको बोलते हैं एकात्मक, जिन पे निर्णय सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार लेती है। ऐसी शक्तियों को क्या बोलते हैं? एकात्मक शक्तियां कहते हैं या बोलते हैं। और संघीय शक्तियां होती हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे संघ शासन को हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। कौन से कनाडा से। संघ का मतलब होता है शक्तियों का बराबर विभाजन। भाई जो शक्ति होनी चाहिए देश चलाने के लिए संविधान के हिसाब से उनका विभाजन होना चाहिए। केंद्र सरकार पे भी होनी चाहिए और राज्यों पे भी होनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों पे भी होनी चाहिए। जो सरकारें चलती हैं, माफ कीजिए पार्टियों पर नहीं, जो सरकारें होती हैं क्षेत्रीय हमारी, तो शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए भारत में। विभाजन होने के फलस्वरूप ये देखा जाता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार के ही अंडर में आती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन शक्तियों पर भारत सरकार निर्णय लेती है। तो इस विषय में आपको सबसे पहले संघ से परिचित कराता हूं। संघ को इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं संविधान का। इसे संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से अपनाई हुई है। और संघ का जो अर्थ होता है या जो मतलब होता है या जो अभिप्राय है संघ का, वो होता है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन कहां पे होगा? शक्तियों का विभाजन होगा हमारे यहाँ भारत की व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में। संवैधानिक व्यवस्था में क्या है हमारे यहाँ? संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में क्या है हमारे यहाँ? दो प्रकार के मॉडलों को अपनाया गया है। एक संघ सरकार है हमारे यहाँ और दूसरी सरकार है राज्य सरकार। तो संघ सरकार की अलग शक्तियां हैं, अपनी स्वतंत्र रूप से काम करती है संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार। और दूसरी सरकार है राज्य सरकार है। राज्य सरकारों पर अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार अपने स्वतंत्र तरीके से काम करती है। तो इस क्लास में, इस टॉपिक के में इन्हीं विशेषताओं को हम समझते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करना क्लास को बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, संघीय व्यवस्था। टॉपिक का नाम है संघीय व्यवस्था और इंग्लिश में बोलेंगे फेडरल सिस्टम। इस संघीय व्यवस्था को हमने कौन से देश से अपनाया है? तो पहले देश का नाम लिख लेना, कनाडा से अपनाया हुआ है। संघीय व्यवस्था कहां से? कनाडा से, ठीक है। और संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, उसे बताएंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले हमने पॉइंट ही आपके लिए लिखा है संघीय सरकार। संघीय सरकार किसे कहते हैं? क्या परिभाषा होती है संघ सरकार की? आप जब भी कभी संविधान आप पढ़ेंगे, देखेंगे संविधान, कोई भी किताब उठाएंगे तो संघ शब्द, संघात्मक शब्द, बार बार संघात्मक या संघ कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? क्यों इस संविधान में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है संघ शासन व्यवस्था पर, संघीय व्यवस्था पर या संघीय सरकार पर? तो देखो, यह वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार एवं प्रांत सरकारों में क्या की जाती है? विभाजित की जाती है। सिंपल सी परिभाषा है, बस इसको आप याद रखिए। संघ सरकार कौन सी सरकार होती है? वह सरकार होती है या वह व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है साहब। भारत सरकार में अलग शक्तियां होती हैं और राज्य सरकारों की अलग शक्तियां होती हैं। इसी को संघीय सरकार कहा जाता है या संघीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार और प्रांत सरकारों के मध्य क्या होती है? शक्तियों का विभाजन होता है। इसी को कौन सी सरकार बोलते हैं संविधान में? संघीय सरकार। अब इसके विरोध में या इसके कहें तो अपोजिशन में क्या सिस्टम है हमारे यहाँ? एकात्मक सरकार का सिस्टम है। एकात्मक सरकार क्या होती है? देखो, यह वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी सरकार में होती हैं शक्तियां? संघ सरकार के अंदर में होती हैं। संघ सरकार में ही शक्तियां निहित होती हैं इस वाली व्यवस्था में। कौन सी? एकात्मक। जो एकात्मक शक्ति है वो सिर्फ उसके अंतर्गत आने वाली जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, राज्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है या राज्यों के अंतर्गत वो शक्तियां नहीं आती हैं। लेकिन हमारे देश में जो संविधान की व्यवस्था चल रही है या हमने जो अपनाया है संवैधानिक व्यवस्था में, वो संघ शासन अपनाया है। कौन सा शासन? संघ शासन। और संघ शासन का उदाहरण कहां से लिया है हमने? अपनाया कहां से संघ शासन? कनाडा के संविधान से अपनाया हुआ है। कौन से? कनाडा के संविधान से।
लेकिन उसके विपरीत एकात्मक व्यवस्था को भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे। संघीय व्यवस्था तो आप समझ गए कि भाई शक्तियों का जब विभाजन होगा उस जगह क्या बोलेंगे हम, संघीय सरकार। और जहां शक्तियां केंद्र सरकार में होंगी ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे, एकात्मक सरकार। मतलब एकात्मक की ओर झुकाव है। ठीक है, अब कुछ देशों के उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। इन सारे देशों में जो सरकारें चलती हैं उनका स्वरूप जो है वो कैसा स्वरूप है, एकात्मक सरकार का स्वरूप है। कहने का मतलब इन सभी देशों में जो शक्तियां होंगी या जो शक्तियां काम कर रही होंगी संविधान को चलाने की, वो कैसी हैं, वो केंद्र सरकार में ही होंगी सभी की सभी शक्तियां। एकात्मक झुकाव ज्यादा होगा वहां पे, केंद्र सरकार ही वहां पे निर्णय लेती होगी। कौन से देशों में, स्पेन में, स्वीडन में, नॉर्वे, बेल्जियम, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। इन सभी देशों में जो सरकार काम करती है वो कैसी है, एकात्मक स्वरूप जाता है। मतलब शक्तियों का जो झुकाव जो है वहां पे, या जो शक्तियों पर निर्णय लेते हैं वहां की जो मुख्य सरकारी निर्णय लेती है इन देशों में, जो केंद्र में सरकार होती है। इन सारे देशों में जो उदाहरण है विश्व के आपके लिए, शक्तियां कहां पे स्थित हैं, वहां पे केंद्र सरकार पे। कौन सी, जापान की बात करें, इटली की, फ्रांस की, ब्रिटेन की। इसके विपरीत बात करते हैं अब दूसरे कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना। इन सभी देशों में सरकार का कौन सा मॉडल है, संघीय मॉडल कार्य करता है। इन देशों में संघीय मॉडल काम करता है और ऊपर वाले देशों में एकात्मक काम करती है व्यवस्था। यानी कि जो शक्तियां हैं वो सिर्फ उन सेंट्रल में पावर में, दूसरी जो क्षेत्रीय सरकारें होंगी इन देशों में उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होंगी, ज्यादातर पावर केंद्र के पास होंगी, केंद्र ही निर्णय लेता होगा पूरे देश के ऊपर। लेकिन अमेरिका में शक्तियों का विभाजन है, सेंट्रल में भी है अमेरिका में, और जो राज्यों की सरकारें चलती हैं वहां पे भी शक्तियां हैं। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में है शक्तियों का विभाजन, ऐसा ही कनाडा है। अब कनाडा से तो हमने अपनाया है ये व्यवस्था, हमने जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है वो कौन से देश से अपनाई, कनाडा से। कनाडा में भी क्या व्यवस्था है, केंद्र की अलग शक्तियां हैं और राज्यों की अलग शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन है यानी कि। रूस में भी वही सिस्टम है, ब्राजील में भी और अर्जेंटीना में। यहां पर कौन से मॉडल को अपनाया है सब देशों ने, संघीय मॉडल। और उसी मॉडल को भारत ने अपनाया है, संघीय मॉडल को। और कौन से देश से अपनाया है हमने, कनाडा से अपनाया हुआ है। ठीक है, ये विशेषताएं बहुत बेसिक विशेषताएं आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, यहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बात है, फर्स्ट में ही पढ़ाया जाता है संविधान में। अब देखो बच्चों के संघ शासन का मतलब क्या होता है, भाई हमारे देश ने इसी शासन को अपनाया है, इसी शासन से भारत की व्यवस्था चल रही है। तो इस शब्द को थोड़ा सा देख लेते हैं। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फॉइडस, एक लैटिन शब्द है फॉइडस से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है, फॉइडस से। इसका जो अर्थ बताया गया है वो संधि या फिर समझौता होता है। कौन से शब्द का, संघ शासन जो शब्द है पूरा, संघ शासन, ये पूरे शब्द की बात हो रही है। संघ शासन लैटिन भाषा का शब्द फॉइडस से लिया गया है। कौन से शब्द से निकाला है ये, फॉइडस से। इसका अर्थ बताया है या तो संधि होता है इसका अर्थ, या फिर समझौता होता है। कौन से का, संघ का। आप समझ गए, दूसरे अर्थों में ऐसे समझ लीजिए, संघीय शासन या संघ शासन, यहाँ पे संधि या समझौता बता रहा है अभिप्राय में, लैटिन भाषा से फॉइडस नामक शब्द से लेकर के इसको। संधि और समझौता का मतलब ये है कि भाई राज्यों की आपकी ये शक्तियां हैं, स्वतंत्र रूप से आप काम करिए संविधान के नियमों के तहत, और भारत सरकार की अपनी शक्ति है तो भारत सरकार अपने आप काम करेगी स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे संघीय सरकार लिख लो एक तरफ, और एक तरफ लिख लो एकात्मक सरकार। देखो जैसे यहाँ पे संघीय सरकार में कैसी सरकारें होती है, दोहरी सरकारें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक केंद्र की सरकार काम करती है और राज्यों की सरकार काम करती है साहब। लेकिन यहाँ पे एकल सरकार ही काम करती है, वही पावर में होती है। जैसे जापान, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन में कैसी सरकार है, एकात्मक सरकार काम करती है, पावर में यही रहते हैं। इन देशों में मुख्य सरकारी पावर में होगी, राज्यों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, वहां पे कोई पावर नहीं होगी। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र और प्रांत दोनों काम करेंगे, जो भारत में है व्यवस्था। लिखित संविधान होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। भाई लिखित तो होता ही होता है, दोनों सरकारों में मिल सकता है, संघीय व्यवस्था में मिल सकता है और एकात्मक व्यवस्था में। लेकिन अलिखित भी है, जैसे इंग्लैंड का संविधान कैसा है, अलिखित है इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखा नहीं है कहीं दस्तावेजों में, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है इंग्लैंड के संविधान का, वो अलिखित है, वो परंपराओं पर चल रहा है, वहां की कोई प्राचीन पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों के आधार पर इंग्लैंड का संविधान चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, लिखित संविधान है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उसके सरकारों के मध्य क्या है हमारे यहाँ, शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ का मतलब संघीय सरकार में
क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है कि नहीं होता है, केंद्र वाली में और राज्य की में। लेकिन यहाँ कोई शक्तियों का विभाजन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एकात्मक शक्ति होती है भारत सरकार पे ही। अगर बात करें तो उदाहरण ले तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। भाई सर्वोच्च आपसे पूछा जाए भाई सर्वोच्च कौन है संविधान में, तो संविधान में सर्वोच्च खुद संविधान ही है, तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। विधायिका भी उसके अंडर में आती है, कार्यपालिका की उसके अंडर में आती है, न्यायपालिका भी। भाई संविधान सर्वोच्च है कि नहीं है भारत में, तो बिल्कुल है, ये संघीय व्यवस्था कहती है। और इधर भी, इधर क्या है, संविधान सर्वोच्च होता भी है और नहीं भी होता है। कई देशों में इसका उदाहरण ऐसा देखने को मिलेगा वहां पे संविधान को सर्वोच्चता नहीं दी गई है। संविधान कैसा होता है, संघीय सरकार में कठोर भी हो सकता है और एकात्मक सरकार में कठोर भी हो सकता है। ऐसा कि फ्रांस का उदाहरण लिया गया, लचीला भी हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन से लिया गया उदाहरण। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला है, और फ्रांस का संविधान कैसा है, कठोर है। ठीक है, ये एकात्मक व्यवस्था में दोनों प्रकार का मिश्रण मिल जाएगा जहां एकात्मक सरकारें चलती हैं। कौन से देशों में एकात्मक चल रही है, इनमें जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, बार बार मैं ले रहा हूं। इन देशों की राजधानी भी नोट कर लेना और राजधानी के अलावा इनकी करेंसी भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को पढ़ने के बाद चेक कर लेना। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघीय सरकार में। भाई कैसे न्यायपालिका, स्वतंत्र, और इधर भी कैसी होती है, एकीकृत न्यायपालिका होती है। तो ये कुछ बेसिक उदाहरण है दोनों सरकारों को समझने के लिए, नोट कर लेना। अब देखते हैं मुख्य विशेषता जो कि पेपरों में, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी गई है। ये मैंने आपको डिटेल तक बताया है कि कौन से देशों में संघीय शासन अपनाया गया है, कौन से देशों में एकात्मक शासन ज्यादा चलता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो संविधान की संघीय विशेषताएं। हमारे जो संविधान की संघीय विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके लिए याद करने के लिए, और इनको नोट कर लेना। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका, यहां से बाहर जाएगा नहीं, क्लास से बाहर। ठीक है, तो देखो कैसी संघीय विशेषता है। सबसे नंबर 1 पर लिख लो, द्वैत शासन की व्यवस्था है हमारी संविधान की जो विशेषता है वो कैसी विशेषता है, दोहरे शासन की व्यवस्था। द्वैत शासन प्रणाली को हमारे संविधान में अपनाया गया। कैसी प्रणाली को अपनाया है, द्वैत शासन प्रणाली। इसका मतलब ये हो गया द्वैत शासन प्रणाली का, एक तो सरकार है, केंद्र सरकार है, और दूसरी प्रांत सरकार है। तो दो सरकारें काम करती हैं, इसी को बोलते हैं दोहरा शासन प्रणाली या ड्यूल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, द्वैत शासन पद्धति देखो, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये लिख लेना उदाहरण के तौर पर। संघ सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है, तो ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की, लिखित संविधान है। भाई दुनिया का सबसे बड़ा कैसा संविधान है हमारा, लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी विशेषता है। तीसरी क्या विशेषता है, ये सब संविधान की संघीय विशेषताएं, जो संघ शासन हमारे देश में चलता है कनाडा से अपना हुआ। शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल है, संघ शक्तियां हैं, राज्य की हैं और समवर्ती हैं। ये 3 सूचियां हैं जो कि 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगी आपको। कौन सी अनुसूची में, 7वीं में। उसमें जो विषय हैं निर्णय लेने के लिए उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। एक समवर्ती सूची रखी गई है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। एक राज्य सूची रखी गई जिसमें राज्य सरकार अपने विषयों पर कानून बनाती है। एक संघ सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो यहाँ क्या हो गया, शक्तियों का विभाजन हो गया कि नहीं हो गया, तो शक्तियों का विभाजन है, यह विशेषता है हमारे देश के संविधान की। तो यहाँ पे समवर्ती, राज्य और संघ इनमें बांटा गया, 7वीं अनुसूची मिलेगा। और अगली विशेषता क्या है हमारे देश में, संविधान की सर्वोच्चता है। बिल्कुल सर्वोच्च है सब संविधान। सर्वोच्च क्या है हमारे यहाँ, संविधान है, और संविधान के हिसाब से सर्वोच्च क्या है, भारत की जनता है। ऐसे भी पढ़ना है आपको। अगला क्या है कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है, कठोर है। सिर्फ संघीय विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय और एकात्मक दोनों का मिला जुला स्वरूप है। संविधान में तो संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था भी है भारतीय संविधान में। उसके उदाहरण नीचे पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं हम सिर्फ संघीय विशेषता। ठीक है, कौन सी विशेषता पढ़ रहे हैं, संघीय विशेषता, फेडरल सिस्टम वाली। संविधान कैसा है, कठोर। कठोर कैसे है कि भैया देखो, ऐसे कछु विधेयक होते हैं जिनको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन बहुत जरूरी है, तभी वो विधेयक संसद से पारित हो पाएंगे। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं संसद में पारित करने के लिए कि उन्हें अगर पारित कराना है तो भारत के आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है समर्थन की। अगर आधे से अधिक राज्य समर्थन नहीं देंगे तो विधेयक कभी पारित ही नहीं हो पाएगा। तो ये सरल है कि कठोर है, ये तो बहुत कठोर हो गया। क्योंकि मान लो बहुत सारे राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार हो और केंद्र में दूसरी पार्टी की, तो वो अपना विधेयक पे समर्थन दे ना दे, तो ये कैसा हो गया, टफ हो गया। इसी को बोलते हैं कठोर संविधान का उदाहरण। और लचीला संविधान का उदाहरण उसे बोलते हैं कि बहुत सारे विधेयक ऐसे हैं कि साधारण बहुमत से सरकार पारित करा देते और कानून बना देते 2 मिनट में। मतलब वो सभी शक्तियां भारत सरकार के अधीन में आती हैं। तो लचीला ऐसे हो गया, कठोर ऐसे हो गया कि कुछ विधेयकों पे आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है।
क्यों है कि न्यायपालिका अपनी भी खुद समीक्षा कर लेती है भैया। जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं या हाई कोर्टों की हम बात कर रहे हैं, उनमें ऐसी शक्तियां हैं कि अगर वो निर्णय दे देती हैं, अगर कोई निर्णय जनता के हित में ना है तो अपने निर्णय को भी समीक्षा कर लेती हैं, उसे भी बदलने का अधिकार है न्यायालयों को। तो स्वतंत्र न्यायपालिकाएं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, विधायिका, कार्यपालिका सब न्यायपालिका के अंतर्गत काम करती हैं और अपने निर्णयों की भी समीक्षा कर लेती हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, ठीक है। अगला है द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है। कौन सी सदनीय विधायिका का प्रावधान है? द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है। हमारे यहाँ भारत में आप जानते हैं द्विसदनीय का मतलब एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये जो विशेषता है, ये कौन सी विशेषता हो गई? हमारी संविधान की संघीय विशेषता हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं एकात्मक विशेषता। हालांकि संविधान में जो हमारा मॉडल अपनाया हुआ है वो तो संघीय विशेषता का मॉडल है कनाडा से, लेकिन एकात्मक ज्यादा झुकाव है हमारे संविधान में। बहुत सारी शक्तियां ऐसी मिलेंगी जो एकात्मक झुकाव की ओर हैं। जैसे देखिए आप, अब हेडिंग डाल लेना आप, संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक का मतलब हो गया कि संविधान की ऐसी शक्तियां जिनका झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की ओर है। ऐसी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के अधीन आती हैं, या ऐसी शक्तियां जिन पर निर्णय सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार लेती है, ठीक है। ऐसी शक्तियों को एकात्मक झुकाव की बोलते हैं। अब देखो बहुत उदाहरण है हमारे यहाँ एकात्मक के। जैसे सशक्त केंद्र होता है, केंद्र बिल्कुल सशक्त होता है क्योंकि संघीय दृष्टिकोण बहुत मजबूत होता है। इसमें अगर हम बात करें एकात्मक झुकाव में, तो भारत सरकार मजबूत होती है संविधान के तहत। भारत सरकार पर बहुत अनलिमिटेड शक्तियां हैं जो कि राज्य सरकारों पर नहीं है। इस वजह से एकात्मक झुकाव में हम कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि जो भारत सरकार हमारी होती है वो कैसी होती है? मजबूत होती है। तो पहला पॉइंट लिख लेना, केंद्र जो सरकार है वो कैसी होती है? सशक्त होती है, नंबर 1। दूसरा, एकल संविधान है। एकल संविधान का मतलब क्या है? केंद्र सरकार को भी वही मानना है और राज्यों के लिए भी वही मानना है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के लिए कैसा संविधान है? एक ही संविधान है। यहाँ कोई दो संविधान नहीं चलते भारत में, सिर्फ एक ही संविधान चलता है और एक ही संविधान भारत सरकार को भी पालन करना है और राज्यों को भी पालन करना है। और एकल संविधान में ज्यादातर शक्तियां, ज्यादातर पावर किसके अंडर में? भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, संविधान क्या है? लचीलापन। अभी हमने पढ़ाया था संविधान कैसा है? कठोर। कठोर कहाँ पे पढ़ाया है? संघीय विशेषता में। और एकात्मक विशेषता में संविधान कैसा आ गया? लचीला। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है, तो आप ऑप्शन में दिएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा कठोर एवं लचीला, दोनों ही मिलेगा, तो टिक कर देना उस पर आप। दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो भारतीय संविधान कैसा है? लचीला। लचीला कैसे है कि भैया साधारण बहुमत से बहुत सारे संशोधन करा देते सरकार और पारित करा देती है, जिसमें साधारण बहुमत सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार काम करते हैं। लचीला का मतलब हो गया कि ऐसे बहुत साधारण बहुमत हैं जिन बहुमतों से सरकार लोकसभा राज्यसभा में पारित करा देती है विधेयकों को, और पारित कराने के बाद कानून बना देती है, और उनमें सिर्फ सरकार निर्णय ले लेती है बहुत सारे बहुमतों में। तो ये हो गया लचीला। और कठोर ये हो गया कि कुछ बहुमत ऐसे भी है कि आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो कठोर हो जाता है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान आपने पढ़े होंगे। 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल और एक राष्ट्रीय आपातकाल। जब आपातकालीन व्यवस्थाएं भारत में लगा दी जाएं या भारत के किसी भी एक हिस्से में लगा दी जाएं या किसी एक राज्य में लगा दी जाएं, तो उस कंडीशन में सभी शक्तियां भारत सरकार के अधीन आ जाती हैं। राज्यों पे नहीं रहती उस समय कोई शक्ति, सारी शक्तियां आपातकाल लागू होने के बाद कहां आ जाती हैं? भारत सरकार पे। तो कौन मजबूत हुआ यहाँ पे? राज्य सरकार मजबूत हुई कि भारत सरकार? तो भारत सरकार मजबूत होगी ऐसी कंडीशन में। आपातकालीन प्रावधानों के तहत सभी शक्तियां किसके पास पहुंच जाती हैं? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो केंद्र सरकार है। एकात्मक का मतलब शक्तियां एकात्मक की ओर झुकाव हो रहा है। एकल नागरिकता का प्रावधान ऐसा बिल्कुल है भाई, हमारे यहाँ राज्य कोई नागरिकता नहीं दे सकता है, सिर्फ भारत सरकार नागरिकता देगी। अब नागरिकता देने का प्रावधान भारत सरकार के अंडर में ही है सिर्फ। 1955 का नागरिकता अधिनियम कानून है जो कि पहली सरकार पास करके गई। इसमें 6 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। लास्ट 2019 में संशोधन हुआ था। जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उनके 5-6 धर्मों के लोग जो अल्पसंख्यक हैं वहां पे निवास कर रहे हैं, उनको भारत में आने की अनुमति दी गई थी नागरिकता देने की। 2019 में संशोधन करके सीए कानून आया था, उस पर काफी विरोध भी हुआ था भारत में, अलग अलग हिस्सों में भारत के में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य भी अपनी नागरिकता दे देगा किसी को, नहीं, सिर्फ भारत सरकार नागरिकता देगी आपको। गृह मंत्रालय नागरिकता देगा आपको। कौन देगा? गृह मंत्रालय नागरिकता देता है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार को 15 अगस्त 2023 को नागरिकता भारत की दी गई है। तो नागरिकता देने के काम को गृह मंत्रालय करता है। सरल शब्दों में समझाओ तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन देती है नागरिकता? भारत सरकार। राज्य कोई नागरिकता नहीं दे सकते,
तो ये भी शक्ति किसके अंडर में आ गई, नागरिकता की, भारत सरकार के अंडर में आ गई। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं दोहरी नागरिकता, देखो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है, तीनों देश लिख लेना। तीनों देशों में कैसी नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता है। वहां मतलब केंद्र के स्तर की अलग नागरिकता है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में, और राज्यों की अलग नागरिकता दी जाती है। तो दो नागरिकता चलती है वहां पे, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होगी व्यक्ति की, जो कि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का क्या है, पावर है हमारे यहाँ, शक्ति है, विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब क्या हो गया, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो सिर्फ एक ही है हमारी, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, या उच्चतम न्यायालय, या शीर्ष न्यायालय कह सकते हैं, या संघीय न्यायालय बोल सकते हैं, या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इंग्लिश में। एकीकृत न्यायपालिका है, और उस एकीकृत न्यायपालिका के कानून मान्य होते हैं पूरे देश को। आप कभी अखबारों में परीक्षाओं में सारी चीजों पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून ये फैसला दिया, तो पूरे देश को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा पूरे देश को। ये क्या बोलते हैं, विशेषता है हमारे देश के संविधान की, इसी को बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका है जो कि दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माननीय उच्चतम न्यायालय कोई आदेश देता है तो सर्वमान्य से पूरे देश को मानना होगा, उसमें राज्य भी आएंगे और उसमें भारत सरकार भी आएगी। ठीक है, तो सभी को मान्य होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, संघ की बात हो या राज्यों की, दोनों पर लागू होते हैं फैसले। लागू होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एकीकृत न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवा सबकी सब किसके अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन। भाई यूपीएससी की परीक्षा जितनी होती है, आईएएस की बात करें, आईपीएस की, आईएफएस की, आईआरएस की बात कर रहे हैं, दोबारा सुनो तेज बोलोगे। आईएएस परीक्षा होती है, एक आईपीएस होती है, आईआरएस होती है, आईएफएस होती है। यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली 22 परीक्षाएं होती हैं। इनको अखिल भारतीय सेवाएं हम कहते हैं, संविधान में भी इनका प्रावधान है यूपीएससी के तहत। अब यूपीएससी के चेयरमैन बनाना, अध्यक्ष बनाना, सदस्यों को अपॉइंट करना हालांकि करता राष्ट्रपति है, लेकिन ये शक्तियां किसके हाथों में, प्रधानमंत्री के हाथों में, केंद्र सरकार के हाथों में। तो अखिल भारतीय सेवाओं में जो परीक्षाओं में लोग जाते हैं या पूरे आयोग का गठन होता है वो सब भारत सरकार करती है यहाँ पे। तो राज्यों पे तो नहीं है इसका कोई पावर, तो किसके अधीन आ गई सभी सेवाएं, भारत सरकार के अधीन। तो शक्ति कैसी हो गई, एकात्मक शक्ति हो गई संविधान की। एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति, आर्टिकल 148 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या काम करता है, भारत सरकार के खातों की जांच करता है, पैसे की जांच करता है, सरकार ने जो पैसा खर्च किया देश के विकास के लिए उसकी जांच करता है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, कहीं गलत हाथों में तो नहीं चला गया, कहीं पैसे की हानि तो नहीं हो गई। और यही राज्यों के खातों की जांच कर लेता है, राज्यों के खातों की भी जांच कर लेता है, राज्यों से जो पैसा खर्च होता है उसकी भी जांच कर लेता है। लेकिन अपॉइंट कौन करता है इसको, प्रधानमंत्री के स्तर पर अपॉइंट किया जाता है, भारत सरकार के स्तर पर अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो इसमें पावरफुल कौन हो गया, भारत सरकार हो गई, इसमें भी पावरफुल, सरकार के अंडर में आता है, राज्यों के अंडर में तो आता नहीं। तो राज्यों के खातों की भी जांच करने का अधिकार है इसको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में होती है भाई साहब, आर्टिकल 155 में। तो कौन नियुक्त करता है, 156 में प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, 155 में नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी, सॉरी राज्यपाल की, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो सिर्फ संवैधानिक नाम मात्र के अधिकारी हैं, हमारी कार्यपालिका की शक्ति नाम मात्र की है उनके अधीन, तो आर्टिकल 53 में। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति 74 आर्टिकल में प्रधानमंत्री में आता है। तो वास्तविक देश के अंदर कौन काम करता है, प्रधानमंत्री जी। किसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाना है, किसको चुनाव आयोग बनाना है, किसको राज्यपाल बनाना है, ये सब केंद्र सरकार तय करती है, प्रधानमंत्री के स्तर पर तय होता है। तो पावरफुल कौन हो गया इस विशेषता में, एकात्मक जो व्यवस्था है हमारे देश की संविधान की, उसमें पावरफुल भारत सरकार हो गई। भाई राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत सरकार करती है, लेकिन राष्ट्रपति तो सिर्फ अपॉइंट करता है उसको। ठीक है, तो यहां से भी कौन सी शक्ति मिली हमको, एकात्मक भारत सरकार की। आगे बात करेंगे, एकीकृत चुनाव आयोग है जो कि केंद्र और राज्यों के चुनाव कराता है। भाई चुनाव आयोग होता है चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है। चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय लोग होते हैं, उससे पहले 1 सदस्यीय होता था 1989 से पहले, लेकिन 1989 के बाद 1993 के बाद 3 लोग आने लगे उसमें। इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है राजीव कुमार जी, जो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, कौन से नंबर के, 25वें नंबर के, इनसे पहले 24 रह चुके हैं। तो चुनाव आयोग के अंदर जो नाम जाते हैं, जिन व्यक्तियों को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, वो भी भारत सरकार की तरफ से ही जाते हैं। और चुनाव आयोग काम क्या करता है, भारत सरकार के चुनाव कराता है, पूरे देश के लोकसभा के आम चुनाव भी कराता है, राज्यसभा के चुनाव भी कराता है, और राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी कराता है।
कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। और चुनाव आयोग में बैठे हुए व्यक्ति को अपॉइंट कौन कराती है? भारत सरकार कराती है। तो इसमें जो शक्ति मजबूत हो गई वो कौन सी हो गई? एकात्मक वाली हो गई कि नहीं हो गई? एकात्मक शक्तियां हो गई इसमें भारत सरकार की। आगे कुछ राज्य सरकार, राज्य की विधानसभा कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भेज देता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं राज्यों में, जैसे विधानसभा से पारित होकर के आया, मान लो यूपी का उदाहरण लेते हैं हम, लखनऊ से पारित होकर के आया विधानसभा और विधान परिषद से, दोनों सदनों से, अब गया वो राज्यपाल के पास। लेकिन राज्यपाल आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके, एक अनुच्छेद है 200, उसका इस्तेमाल करके उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है। यानी कि खुद अनुमति ना दे करके कहां रख देता है? राष्ट्रपति जी के लिए। तो वो विधेयक कहां चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को अधिकार है उस पर निर्णय लेने का और उसे अपने पास सुरक्षित रखने का। तो इस शक्ति को भी देखेंगे तो ये भी कहां गई? एकात्मक झुकाव की तरफ आ गई। भाई विधेयक कानून बनाया राज्य सरकार ने, पहुंचा दिया कहां पे? वो राष्ट्रपति जी के पास। तो ये भी कहां चला गया? एकात्मक झुकाव की ओर चला गया। ये व्यवस्था भी, ये प्रावधान भी। कई बार प्रश्न आता है कि राज्य से पारित विधेयक को राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इस क्लास में मेरी जो बताने की आपको कोशिश थी, बेसिक क्लास थी बहुत, इसको नोट कर लेना, आप एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, यहां से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। संविधान की विशेषता है सिर्फ। एक तरफ मैंने संघ समझाया है, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब शक्तियों का विभाजन। यहाँ शक्तियों का विभाजन हो दोनों सरकारों में, राज्य सरकारों में और भारत सरकार में, हमारी में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था चलती है, शक्तियों का विभाजन है। कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? 12 अनुसूचियां, और 12 में से एक अनुसूची है जिसका नाम है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में तीन रूप से विभाजित किया गया है। उसमें एक केंद्र या संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। इसमें विषयों को रख दिया है कि भाई ये आपके विषय हैं, आप इन पर कानून बनाइए स्वतंत्र रूप से। तो इसी को बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची कहां से अपनाई है हमने? समवर्ती सूची कहां से अपनाई है हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई है हमने समवर्ती सूची। कौन सी जगह से अपनाई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया ये रहा। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मॉडल है? संघीय मॉडल चलता है ऑस्ट्रेलिया में भी। हमने संघीय मॉडल कहां से अपनाया है? कनाडा से अपनाया भाई साहब हमने। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक एक नंबर है जो बेटा आपको मेरिट में ले जाएगा, नौकरी दिलवाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर के भी प्रत्येक क्लास को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी छात्राएं हैं, छात्र भी हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से चल रही है उनकी तैयारी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो भी, आप भी अच्छे से एक एक क्लास छोड़ना है, एक एक क्लास के नोट्स बनाइए। आप कोई दिक्कत लगा करे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके विषय में आपको समय रहते या अगली क्लास में उत्तर दिया जाएगा। तो आप समझ पाए, इसमें मैंने भारत सरकार की बात करी और राज्यों की सरकार की बात करी। इसमें मैंने संघीय सरकार की बात करी और एकात्मक सरकार की बात करी। एकात्मक में कौन सी शक्तियां हैं और संघीय सरकार में कौन सी शक्तियां हैं, इनको संविधान पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और लगातार आपको साइंस की क्लास भी और यूपी पैट को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स की क्लास बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। लगातार शेयर करते रहें क्लास को, चैनल को। ठाकुर जी कृपा, माता रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।